Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical which is based on electrostatic potential and electric field. Is it clear? It's the last lecture of this chapter, so we discuss 3 to 4 numericals in this lecture. So let us see. First question: a point charge is placed at the center of spherical Gaussian surface. How will फ्लक्स फाई ई चेंज इफ करे कि एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है, उसके सेंटर पे एक चार्ज है, उसके सेंटर पे एक क्यू चार्ज है, तो कह रहे कि इस सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा इफ, अगर इसमें कुछ कंडीशंस इन्होंने दे रखा है, द स्फीयर इज रिप्लेस्ड बाय अ क्यूब ऑफ सेम और डिफरेंट वॉल्यूम। कह रहे कि अगर इस स्फीयर को अगर हम एक क्यूब से रिप्लेस कर देते हैं, मे बी वॉल्यूम सेम हो और डिफरेंट हो, तो कह रहे कि फ्लक्स में कितना चेंज होगा। बट वी नो डैट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ओनली डिपेंड करता है कि उस क्लोज सरफेस के द्वारा कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, उस क्लोज सरफेस में चार्ज कितना इनक्लोज्ड है उस पर डिपेंडेंट करता है, ठीक है ना, और मीडियम पे डिपेंडेंट करता है। इसके अलावा ना तो वो सरफेस के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ना ही उसके शेप पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तो किस पे डिपेंड करेगा? अगर क्यूब स्फीयर को अगर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे, चार्ज तो उतना ही रहेगा ना। जब चार्ज उतना ही रहेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? सेम रहेगा। फ्लक्स विल नॉट चेंज, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो फाई डज नॉट चेंज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, नॉट इट्स शेप और साइज। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट, a second charge is placed near and outside the original sphere। कह रहे कि इस स्फीयर के आउटसाइड एक चार्ज क्यू नॉट को अगर प्लेस करेंगे तो इस क्यू नॉट चार्ज के कारण इसके फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर ये चार्ज क्यू नॉट जो चार्ज है इस सरफेस के बाहर है तो हमें पता है इससे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज जो होता है वो इनक्लोज चार्ज होता है या उस सरफेस के अंदर का चार्ज होता है। ये बाहर है तो इस चार्ज का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्लक्स उतना ही रहेगा, फ्लक्स विल नॉट चेंज। तो फाई ई डज नॉट चेंज बिकॉज द टोटल फ्लक्स इज डिटरमाइंड बाय द चार्ज इनसाइड द सरफेस एंड नॉट ऑन द चार्ज आउटसाइड। क्लियर? नाउ थर्ड, अ सेकेंड चार्ज इज प्लेस इनसाइड द स्फीयर। करें कि इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर एक और चार्ज को हमने रख दिया Q1 चार्ज को, देन नेट चार्ज कितना होगा? Q1 प्लस Q2, देन द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस कंडीशन में क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि सरफेस के अंदर का जो चार्ज है वो चेंज हुआ है। इज इट क्लियर? अगर इंक्रीज होगा तो सब फ्लक्स इंक्रीज होगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। तो फाई ई विल चेंज बिकॉज द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस हैज चेंज। नेक्स्ट थर्ड, द ओरिजिनल चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कि ये जो ओरिजिनल चार्ज है इसको एक डायपोल से रिप्लेस कर दिया गया है। तो नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, सेम वही स्फीयर है, तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर कितना बना देगा? जीरो। तो अगर फाई जीरो, मतलब नेट चार्ज जीरो, तो फाई कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इट मीन्स फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज जीरो। तो अगर हम डायपोल से रिप्लेस करेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फाई ई बिकम जीरो बिकॉज अ डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सो द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो। इज इट क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में कर लेना। नेक्स्ट एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। टू सिमिलर बॉल each having mass m and charge q are hang from a silk thread of length l. Prove that equilibrium separations x is equal to q square l upon 2 pi epsilon naught mg की power 1 by 3 when each thread make an angle theta with the vertical। मतलब वर्टिकल के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो लेट दो अलग अलग थ्रेड से हमने क्या करा? दो अलग अलग बॉल्स को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे हैंग कर दिया।
एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, हैंग कर दिया, ठीक ना। इन दोनों को चार्ज दे देंगे, इसको क्यू चार्ज दे दिया, इसको भी हमने क्यू चार्ज दे दिया। जैसे ये दोनों चार्ज हो जाएगा, सिमिलर चार्ज हो जाएगा, तो ये इन दोनों के बीच में क्या करेगा, रिपल्शन वर्क एक्ट करेगा। जैसे रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा तो उस कंडीशन में ये दोनों बॉल जो है एक दूसरे को सेपरेट कर देगा, और फाइनली जो हमारा डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ये इसका वर्टेक्सेस हो जाएगा, ये वर्टिकल पॉइंट्स हो जाएगा, ये वर्टिकल लेंथ या लाइन, ठीक ना। एक बॉल लेट कर लेते इस पोजीशन में आ गया, और दूसरा बॉल जो है वो इस पोजीशन में आ जाएगा। किसकी वजह से, रिपल्सिव फोर्स की वजह से, और एक कंडीशन में आके ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेगा। इज इट क्लियर? नाउ दिस एंगल इज थीटा एंड दिस वन इज ऑल्सो थीटा। तो वर्टिकल के साथ ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। थ्रेड की जो लेंथ है वो एल है, ठीक। ये जो बॉब है इसका मास दे रखा है एम, तो इस मास की वजह से इसका एक वेट वर्क करेगा या ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? लेट दिस डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। टोटल जो इनके बीच की सेपरेशन है ये एक्स है। लेट टोटल सेपरेशन बिटवीन दिस टू बॉल इज एक्स। देन यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स बाई टू हो जाएगा, यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट ये भी हो जाएगा एक्स बाय टू। इज इट क्लियर? नाउ अब इन दोनों, इसके पास चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, दोनों के बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से भी एक फोर्स इसमें भी वर्क करेगा इस डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? नाउ अगर इस लाइन को अगर हम आगे मीट करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। इज इट क्लियर? नाउ एम जी के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा, एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा। क्लियर है? नाउ अब इस इक्विलिब्रियम स्टेट में जब दोनों बॉल इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, मतलब और ज़्यादा स्ट्रेच या एक्सपेंड नहीं कर सकता, उस कंडीशन में ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस फोर्स एम जी साइन थीटा, इसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉल फिर से कहा जाएगा अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, अगर इसमें से हम क्या करते हैं, चार्ज को हटा देते हैं या इसको फिर से हम न्यूट्रल कर देंगे। तो न्यूट्रल करने से क्या होगा कि एम जी साइन थीटा की वजह से बॉल फिर से कहा जाएगा अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में, इसलिए एम जी साइन थीटा को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अपने इनिशियल पोजीशन में आ सकता है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो ये रिपल्सिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होना चाहिए। नाउ दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉल इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाय, दोनों के बीच का सेपरेशन है x, तो Q इंटू Q बाय एक्स स्क्वायर, डेट इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। This is equation number first. It is a repulsive force between these two charged ball. Clear? Now, restoring force. Restoring force F dash is equal to mg sin theta. mg sin theta. But according to question, angle theta is very small, so we can write what theta is very small angle, so we can write sin theta is equal to theta। जब भी एंगल बहुत स्मॉल होता है तो उस कंडीशन साइन थीटा को थीटा रख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। कंडीशंस बता देता हूँ, जब भी एंगल थीटा होगा तो हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट में थीटा लिखेंगे, ठीक। टेन थीटा को भी अप्रोक्सीमेट में क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। एंड कॉस थीटा की जब बात करेंगे तो कॉस थीटा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है, अगर एंगल मतलब बहुत स्मॉल है तो उस कंडीशन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं।
क्लियर है, ये कंडीशन याद रखना। तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, बट वी नो डेट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। नाउ इफ दिस इज एंगल थीटा, if this angle is theta then it is a perpendicular and this is hypotenuse। तो perpendicular कितना है x by 2, तो that is equal होगा x by 2 by hypotenuse इसका l। तो theta is equal to या sin theta is equal to theta is equal to हो जाएगा x upon 2l। substitute this value in his equation सेकेंड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f डैश इज इक्वल टू जो mg sin थीटा, तो ये जगह एम जी साइन थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करें एक्स अपॉन 2l, तो एम जी एक्स अपॉन 2l एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दो चार्ज बॉल, दैट इज इक्वल टू एम जी एक्स बाई 2l इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर ना, 2 से 4 को सब डिवाइड कर देते हैं, ये 2 एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर एल बाई एम जी इसके डिवाइड में जाएगा एम जी, ठीक ना। देन एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एल बाय एम जी की पावर 1/3। हमें यही प्रूव करना था, देखिए क्वेश्चन में, तो यही हमें बताना था कि इक्विलिब्रियम स्टेट में हमें ये प्रूव करना था एक्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी की पावर 1/3। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमेशा इक्वल करेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पॉइंट चार्ज ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू कूलम्स आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टेक्सेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन में जिसकी 6 साइड्स इक्वल्स होते हैं, रेगुलर हेक्सागन्स ऑफ साइड एल मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ठीक है ना, एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड जो है एल लेंथ की है, सारे साइड्स क्या हैं एल है, इसके 5 वर्टेक्सेस पे ए बी सी डी ई पे 5 चार्जेस प्लेस्ड है प्लस क्यू चार्जेस रखा है। ठीक है ना, कह रहे कि एक नेगेटिव चार्ज को इसके सेंटर पे प्लेस करेंगे तो इस नेगेटिव चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। रेगुलर हेक्सागन है तो सेंटर वर्टेक्सेस से सेंटर की जो डिस्टेंस हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा आर 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 और ये भी क्या जाएगा आर। ठीक है ना, रेगुलर हेक्सागन है ये 60 डिग्री का होता है तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री, मतलब आर इक्वल टू कितना जाएगा एल। रेगुलर हेक्सागन में वर्टेक्स से इसकी जो लेंथ होगी, वर्टेक्स से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी इसके साइड के इक्वल होगा। इज इट क्लियर ना। आर इक्वल टू कितना जाएगा एल हो जाएगा। तो इन सबकी अगर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो सबका जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में सबका क्या होगा सेम होगा, क्योंकि चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंसेस सारे सेम है, तो फोर्सेस सारे क्या होंगे सेम होंगे, लेकिन एक चीज डिफरेंट होगा इसमें डायरेक्शन। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा एफ बी। क्लियर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा एफ ई। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एफ डी और इनके बीच में फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एफ सी। क्लियर। देखिए एफ ए एंड एफ डी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल आउट करेगा बाय सिमेट्री। एफ ई और एफ बी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल आउट करेगा, बस एक डायरेक्शन में फोर्स बचेगा डेट इज एफ सी। तो नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज
is एफ सी इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय क्यू इंटू क्यू बाय एल स्क्वायर, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ठीक, तो चार्ज पे जो है नेट फोर्स इतना एक्ट करेगा, ये हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। नाउ प्रॉब्लम नंबर 18, a simple pendulum consists of a small sphere of mass m suspended by a thread of length L and sphere carry a positive charge Q. The pendulum is placed in a uniform electric field of strength E directed vertically upward. With what period will be the pendulum oscillate if the electrostatic force acting on the sphere is less than the gravitational force? कंडीशन है कि स्फीयर पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में लेस होगा और हमें उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। विथ व्हाट पीरियड विल बी द पेंडुलम ऑसिलेट, मतलब किस पीरियड से पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करेगा वो फाइंड आउट करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जैसे एक पेंडुलम ये हो गया ना, क्लियर, ये कोई इसका ऊपर हुआ रूफ है नो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्टिकली अपवर्ड है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्ट करेगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये जो हमारे पास मास है इस पे एक क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है। तो इसका एक मास है m, तो इसका वेट वर्क करेगा या ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक फोर्स भी अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में दैट इज इक्वल टू होगा क्यू ई। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज लेस देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, देन नेट फोर्स ऑन the bob, that is F is equal to ग्रेविटेशनल फोर्स से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को माइनस कर देंगे। क्लियर, डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, डायरेक्शन क्या होगा क्योंकि नेट फोर्स mg ग्रेटर है तो इसलिए इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। देन the acceleration due to gravity, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन कितना वर्क करेगा, जी डैश इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, because according to Newton's second law we know that F is equal to ma, then acceleration equal to force upon mass, so g dash is acceleration due to gravity, that is equal force by mass, and force is equal to mg minus q e by m, तो इसको लिखेंगे g m by m minus q e by m, m से m कैंसिल हो जाएगा, that is g minus q e by m. Now the time period of pendulum, that is equal t equal to 2 pi root of L upon g dash, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है पेंडुलम के लिए। ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 pi रूट अपॉन L अपॉन g डैश, that is 2 pi रूट अपॉन रूट L बाय जी डैश, जी डैश का वैल्यू है जी माइनस क्यू ई बाय एम, है ना। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी फाइंड दैट टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम विल बी डिक्रीज, टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम विल बी डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज हुआ है, सॉरी एंड नॉट डिक्रीज, इट विल बी इंक्रीज, क्योंकि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ना इसका वैल्यू डिक्रीज होगा तो टी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल बी इंक्रीज। Clear? Thank you for watching this video and have a nice day. Bye bye. Take care.